कुछ महिलाओं की भूमिका अर्थात महिलाओं में कौन कौन थी उनके नेतृत्व की भी चर्चा में करेंगे। ठीक है, चलिए मोनिका जी, स्वागत है आपका, भी अभिनंदन है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं आगे। बाल मुकुंद बिस्सा, उसी पार्ट को आगे बढ़ा रहे हैं मित्रों। स्वागत है गोपाल जी भगोड़ा। हाँ, बाल मुकुंद बिस्सा मित्रों, ये जोधपुर राज्य का उस समय एक डीडवाना तहसील थी। तो डीडवाना तहसील के पीलवा गांव में जन्मे थे। कहां पर जन्मे थे? पीलवा गांव में। हाँ, तो बाल मुकुंद बिस्सा है मित्रों, बाल मुकुंद जी बिस्सा। नमस्कार संगीता जी। डीडवाना तहसील के पीलवा गांव में। ठीक है मित्रों, किसका जन्म हुआ था? बाल मुकुंद बिस्सा का जन्म हुआ था। ठीक है, और मित्रों ये अपने परिवार सहित है, कहां पर रहते थे? परिवार सहित कलकत्ता में रहते थे। कहां पर रहते थे? परिवार सहित है वो कलकत्ता में रहते थे मित्रों। कलकत्ता में इनकी क्या हुई थी? शिक्षा हुई थी। किसकी? बाल मुकुंद बिस्सा की। कलकत्ता में रहते हैं, वहीं पर इनकी क्या होती है? शिक्षा होती है। ठीक है, अब मित्रों उसी के पश्चात कलकत्ता से ही राष्ट्रीय आंदोलनों में क्या रहते हैं? भाग लेने लग जाते हैं। राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेना शुरू कर देते हैं। उसके पश्चात ये 1934 में आते हैं जोधपुर, और 1934 में जो हमारा नागौर वाला क्षेत्र है, इस नागौर में है चरखा संघ की स्थापना करते हैं। चरखा संघ वह खादी भंडार की स्थापना की नागौर में, यानी नागौर उस समय जोधपुर का एक पार्ट था। तो नागौर में चरखा संघ और खादी भंडार की स्थापना की थी। किसने मित्रों? बाल मुकुंद बिस्सा ने। यहीं से है, राजस्थान के संदर्भ में इनका जो रोल है मित्रों, यहीं से आरंभ होता है। ठीक है मित्रों, अब देखिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में 1940 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में जब जोधपुर में आंदोलन चल रहा था मित्रों, तो जोधपुर में जो आंदोलन चल रहा था उस आंदोलन का इन्होंने जेल से बाहर रहकर है नेतृत्व किया था। तो जोधपुर में जो सरकार विरोधी आंदोलन चल रहा था उस आंदोलन का जेल से बाहर रहकर आंदोलन किया था। जोधपुर में आंदोलन का जेल से बाहर नेतृत्व किया था। किसने किया था मित्रों? बाल मुकुंद बिस्सा ने किया था। नमस्कार कलवा जी। इसके पश्चात देखिए मित्रों 1942 में यहाँ पर जयनारायण व्यास के नेतृत्व में है, यहाँ पर है किसानों के हक में लड़ाई लड़ी जाती है। किसानों के पक्ष में या सामंतों के विरोध में, सरकार विरोध में। जब 1942 ईस्वी में यहाँ पर जयनारायण व्यास से जोधपुर में मित्रों आंदोलन करते हैं, तो उस आंदोलन में मित्रों 1942 में आंदोलन में उस समय जो बाल मुकुंद बिस्सा है, वो बाल मुकुंद बिस्सा भी उस आंदोलन में क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। लेकिन इससे पहले मित्रों जोधपुर में जो यहाँ पर आंदोलन किया था 1940 में, इस आंदोलन के बाद में इन्होंने यहाँ पर एक जवाहर खादी भंडार की स्थापना की। किसकी स्थापना की? जवाहर खादी भंडार की। जवाहर खादी भंडार की यहाँ पर स्थापना की थी, और इसी जवाहर खादी भंडार के माध्यम से क्रांतिकारी गतिविधियों को इन्होंने है यहाँ पर है सुचारू रूप से आरंभ किया था। और इस जवाहर खादी भंडार पर जितने भी जो क्रांतिकारी लोग होते थे, वो क्रांतिकारी लोगों का यहाँ पर है मित्रों जमवाड़ा रहता था। इसी जवाहर खादी भंडार के माध्यम से क्रांतिकारी गतिविधियों को क्या है इसने बढ़ावा दिया था। अर्थात लोग है यहाँ पर एकत्रित रहते थे, क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन है एक प्रकार से वो यह संचालन केंद्र बन गया था उनका। तो इस जवाहर खादी भंडार के माध्यम से है क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा दिया। किसने? इसी बाल मुकुंद बिस्सा ने। अब 1942 में जयनारायण व्यास के नेतृत्व में जो आंदोलन होता है, जयनारायण व्यास के नेतृत्व में जोधपुर में फिर आंदोलन होता है। जोधपुर में किसके नेतृत्व में आंदोलन होता है? जयनारायण व्यास के नेतृत्व में एक बार फिर आंदोलन होता है मित्रों। और इस आंदोलन में मित्रों है इस बाल मुकुंद बिस्सा को है वो गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस आंदोलन में क्या है मित्रों? बाल मुकुंद बिस्सा को जून 1942 में क्या कर लेते हैं मित्रों? गिरफ्तार कर लिया जाता है।
बाल मुकुंद बिस्सा को जून 1942 में क्या कर लिया जाता है मित्रों, गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके पश्चात इन्हें जेल भेज दिया जाता है। जेल में मित्रों ये क्या करते हैं कि जेल में है, यहां पर है मित्रों जो कैदी थे, जेल में अन्य कैदी होते थे, उन कैदियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था, कैदियों से दुर्व्यवहार किया जाता था। तो कैदियों के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा था, उस दुर्व्यवहार के विरुद्ध जो बाल मुकुंद बिस्सा है उन्होंने क्या की, भूख हड़ताल की। यहां पर क्या की मित्रों, भूख हड़ताल। जेल में कैदियों से किए जाने वाले दुर्व्यवहार के विरुद्ध यहां पर इन्होंने क्या कर दी, भूख हड़ताल कर दी। अब मित्रों यहां पर जब भूख हड़ताल कर दी तो इनकी क्या हो गई, तबियत बिगड़ गई, इनकी तबियत बहुत खराब हो गई थी, कमजोर पड़ गए थे और इसके पश्चात मित्रों इनकी हालत बहुत खराब हो गई थी, तो इन्हें इस वार्ड से हटा दिया था। बिल्कुल 72 दिन की भूख हड़ताल, बिल्कुल इन्हें इस वार्ड से हटा दिया था, इन्हें वार्ड से हटा दिया था मित्रों, और वार्ड से हटाकर है जेल अस्पताल ले जाया गया। वार्ड से हटाकर इन्हें कहां पर ले जाया गया था मित्रों, वार्ड से हटाकर इन्हें जेल अस्पताल भेजा गया था। इन्हें सब कहां पर भेजा गया था, वार्ड से हटाकर है वो जेल अस्पताल में भेजा गया था। और यहां पर मित्रों इनकी तबीयत बिगड़ गई थी और यहीं पर जेल अस्पताल में फिर इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। यहां पर भी क्या हो गई थी मित्रों, मृत्यु हो गई थी। किसकी मृत्यु हो गई थी, बाल मुकुंद बिस्सा की यहां पर क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। अब जब बाल मुकुंद बिस्सा की जेल में है मित्रों, कमजोरी के कारण और भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हो जाती है, तो पूरे शहर में, पूरे जोधपुर शहर में ये जो समाचार है ये आग की तरह फैल जाता है। पूरे जोधपुर शहर में ये समाचार है वो आग की तरह फैल जाता है और सभी जो यहाँ के वासी थे, जोधपुर वासी थे, यहाँ के जितने भी जोधपुर के जो किसान थे, वो किसान सभी क्या होते हैं, यहाँ पर एकत्रित हो जाते हैं, एक जगह यहाँ पर हो जाते हैं। और सभी जो नेता थे, उन नेताओं ने यहाँ पर क्या निर्णय लिया कि यहाँ पर जो हमारा नेता है एक बाल मुकुंद बिस्सा, इसकी मृत्यु हुई है, इसकी जो शव यात्रा है वो पूरे शहर में निकालेंगे, अर्थात पूरे जोधपुर शहर में बाल मुकुंद बिस्सा की क्या है, शव यात्रा निकालेंगे। तो ये निर्णय यहाँ पर क्या है, लिया जाता है। जब ये निर्णय लिया जाता है तो यहाँ पर अंग्रेज सरकार भी क्या आ गई, हरकत में आ गई। और अंग्रेज सरकार जब हरकत में आ जाती है तो यहां पर जो प्रशासन था, उस प्रशासन ने मित्रों शव यात्रा पर रोक लगा दी। यहां पर जो प्रशासन था, उस प्रशासन ने क्या लगा दी, शव यात्रा पर रोक लगा दी कि इसकी शव यात्रा है ये नहीं निकाली जाएगी। बाल मुकुंद बिस्सा है, इस बाल मुकुंद बिस्सा की शव यात्रा नहीं निकाली जाएगी। तो मुख्य नेताओं ने कहा कि बाल मुकुंद बिस्सा जी की यहाँ पर क्या निकालेंगे, शव यात्रा निकालेंगे, पूरे शहर में घुमाएंगे। लेकिन है प्रशासन ने इस पर क्या लगा दी, रोक लगा दी। और रोक लगाने के बावजूद भी मित्रों इनकी जो अंतिम संस्कार हुआ था, उस अंतिम संस्कार में अंत्येष्टि हुई थी, उस समय पूरे जोधपुर के 1 लाख लोग शामिल हुए थे। आप देख लो, आप उस समय 1 लाख लोग बहुत होते थे। 1 लाख लोग है किसी दाह संस्कार में शामिल होना बहुत बड़ी बात है मित्रों। तो यहां पर जब बाल मुकुंद बिस्सा का दाह संस्कार हुआ था, प्रशासन ने जब शव यात्रा निकालने पर रोक लगा दी, तो उसके बावजूद भी जब इनका अंत्येष्टि हुई, इनका अंतिम संस्कार हुआ, उस समय यहाँ पर कितने लोग एकत्रित हो गए थे, 1 लाख लोग है वो उस समय यहाँ पर क्या हुए थे, एकत्रित हुए थे। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है मित्रों। तो ये थे आपके बाल मुकुंद बिस्सा। एक बार वापस देख लीजिए। डीडवाना तहसील की पीलवा गांव में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। परिवार सहित कलकत्ता गए, वहां पर इनकी शिक्षा हुई। फिर है 1934 में नागौर में चरखा संघ की क्या की स्थापना, 1934 में खादी भंडार की स्थापना की, ठीक है। 1940 में जोधपुर में आंदोलन गए और आंदोलन में जेल से बाहर इन्होंने नेतृत्व किया था। जवाहर खादी भंडार की इसके पश्चात स्थापना की, जो क्रांतिकारियों की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। 1942 में जयनारायण व्यास के नेतृत्व में जब आंदोलन हुआ तो ये जेल गए और भूख हड़ताल के कारण जेल में क्या हो गई, इनकी मृत्यु हो गई थी 1942 में जून में। उसके पश्चात है जब इनकी शव यात्रा निकाली, शव यात्रा निकालनी चाहिए, लोगों ने कहा कि इनकी शव यात्रा निकालेंगे, पूरे नगर में घुमाएंगे, लेकिन प्रशासन ने इस पर क्या लगा दी, रोक लगा दी। लेकिन उसके बावजूद भी जब इनके अंत्येष्टि हुई, अंतिम संस्कार में 1 लाख लोगों ने भाग लिया था, ठीक है मित्रों। तो ये आपके बाल मुकुंद बिस्सा है। एक छोटा सा यहाँ पर आता है गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट, इनके बारे में बात करें तो कहां के थे, सिरोही के थे। हातल गांव है एक सिरोही का, हातल गांव। गोकुल भाई भट्ट सिरोही के थे।
इनके बारे में ध्यान रखना, इन्हें कहते हैं राजस्थान का गांधी। क्या कहते हैं मित्रों इन्हें? राजस्थान का गांधी। भाई राजस्थान का गांधी इसलिए कहते हैं कि गांधी जी के कदमों पर चलने वाला, गांधी जी के साथ हर समय उपस्थित रहने वाला, चाहे गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, नमक आंदोलन हो, उनमें भाग लिया, विदेशी वस्त्रों की जो होली जलाई थी वो इन्होंने जलाई थी। तो गांधी जी के चरण कदमों पर चलने वाला और गांधी जी के हर पथ पर उनका पथ पर गामी यानी उनका अनुसरण करने वाला जो गोकुल भाई भट्ट था वो सिरोही का था, इसीलिए इसे राजस्थान का गांधी कहते हैं। ठीक है मित्रों, ये आपको इसी बारे में ध्यान रखना है। और इसी गोकुल भाई भट्ट ने 1939 में सिरोही प्रजा मंडल की स्थापना की थी, तो ये भी ध्यान में रखना है। सिरोही प्रजा मंडल की स्थापना है इसी ने की थी। इसके अलावा मित्रों जो आबू देलवाड़ा वाला भाग है, आबू देलवाड़ा वाला भाग है, इसका जो राजस्थान में विलय हुआ था वह राजस्थान में विलय है इसी के प्रयासों से हुआ था। आबू देलवाड़ा वाले भाग का राजस्थान में जो विलय हुआ था वह किसके प्रयासों से हुआ था? गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से हुआ था। गोकुल भाई भट्ट को मित्रों जमनालाल बजाज पुरस्कार मिला था, जमनालाल बजाज पुरस्कार, पद्म भूषण भी मिला था इन्हें, ये पुरस्कार मित्रों इन्हें मिले थे। तो गोकुल भाई भट्ट के संदर्भ में इतना ध्यान रखना है, सिरोही के हाथल गांव के थे, राजस्थान का गांधी कहते हैं। 1939 में सिरोही प्रजा मंडल की स्थापना की। आबू देलवाड़ा वाले भाग का राजस्थान में जो विलय हुआ था वो गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से हुआ था। जमनालाल बजाज पुरस्कार और पद्म भूषण पुरस्कार इन्हें प्राप्त थे। तो ये आप एक बार इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। नमस्कार जी, नमस्कार। चलिए आगे। इसके बाद में देखिए एक नेता आते हैं जमनालाल बजाज। एक प्रश्न और ध्यान रखना मित्रों, देखो गोकुल भट्ट था ना, गोकुल भाई भट्ट, नोट में नीचे वो लिख लेना, 80 के नीचे नोट लगा ला, गोकुल भाई भट्ट के नीचे नोट शेर ए भरतपुर, शेर ए भरतपुर नोट लगाना। गोकुल जी वर्मा को कहते हैं, ये ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है मेरे ध्यान रखना। वो गोकुल भाई भट्ट था, वह कौन था? गोकुल भाई भट्ट था। और ये कौन है? गोकुल जी वर्मा। तो नोट लगा के नीचे निकला शेर ए भरतपुर, शेर ए भरतपुर किसे कहते हैं? गोकुल जी वर्मा को कहते हैं। ठीक है मित्रों, ध्यान रह जाएगा। अब देखिए मित्रों जमनालाल बजाज के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, जमनालाल बजाज कहां के थे भाई मित्रों? ये तो आपके पास में थे, काशी का बास। कहां के थे? काशी का बास। और कई स्टूडेंट होंगे काशी का बास से भी, आप में से होंगे। काशी का बास सीकर जमनालाल बजाज है। इनका जन्म कहां पर हुआ था मित्रों? हाँ, काशी का बास। और काशी का बास कहां पड़ता है मित्रों? सीकर में पड़ता है, ये ध्यान में रखना। 1889 में इनका जन्म हुआ था। तो काशी का बास सीकर के थे जमनालाल बजाज। हाँ बिल्कुल अंशिका जी, गोकुल भाई भट्ट का नाम आता है। विनोबा भावे का जो भूदान आंदोलन हुआ था उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उन्होंने। इन्हें कहते हैं मित्रों गांधी जी का पांचवा पुत्र, ये इंपॉर्टेंट है। गांधी जी का पांचवा पुत्र, गांधी जी का पांचवा पुत्र किसे कहते हैं? जमनालाल बजाज को कहते हैं गांधी जी का पांचवा पुत्र। और ये कब कहा गया था? नागपुर अधिवेशन में। नागपुर अधिवेशन हुआ था 1920 वाला। तो नागपुर अधिवेशन में इन्हें सबसे पहले कौन सी उपाधि मिली थी?
गांधी जी का पांचवा पुत्र, ये आपको ध्यान में रखना है। गांधी जी का पांचवा पुत्र किसे कहते हैं? जमनालाल बजाज को कहा गया, ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है मित्रों। इसके बाद में देखिए मित्रों, इन्हीं जमनालाल बजाज को अंग्रेजों ने इसे उपाधि दी थी। अंग्रेजों ने जमनालाल बजाज को एक राय बहादुर की उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि दी थी? राय बहादुर। जमनालाल बजाज ने, हाँ अच्छा शैली जी बोल रहे हैं मैं सिख कर आऊं जना बीच में कस सिखा भाषा। अच्छा ये बात है। जमनालाल बजाज है मित्रों, इनको अंग्रेजों ने एक राय बहादुर की उपाधि दी थी। क्लियर नहीं दिख रहा है बोर्ड पर? क्या वह क्लियर नहीं दिख रहा है? मैं तो क्लियर लिख रहा हूं भाई। अंग्रेजों ने इसे किसकी उपाधि दी थी? राय बहादुर की अंग्रेजों ने इसे उपाधि दी थी। और मित्रों जब असहयोग आंदोलन हुआ था, उस असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने अपने राष्ट्र प्रेम के कारण है इस राय बहादुर की उपाधि है वापस लौटा दी थी अंग्रेजों को। यह भी ध्यान में रखना है। असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने है वहां पर वापस है जो इनको उपाधि दी थी, राय बहादुर की उपाधि दी थी अंग्रेजों ने। तो असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने है मित्रों यहां पर राय बहादुर की उपाधि है वो अपने देश प्रेम के कारण, राष्ट्र प्रेम के कारण है वो वापस से लौटा दी थी। ठीक है, आपके फोन में ही होगी गड़बड़ी, सभी में दिखाई दे रहा है। हाँ संगीता जी बिल्कुल। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इसी जमनालाल बजाज के बारे में बात करें तो इन्हें मित्रों देखिए अपनी जो संपत्ति है वो संपत्ति देश के लिए दान कर दी थी। संपत्ति है वो देश के लिए क्या कर दी? दान। देश के लिए अपनी संपत्ति, पूरी संपत्ति दान कर दी, इसलिए इसे भामाशाह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भामाशाह भी कहते हैं। देश के लिए इसने अपनी पूरी संपत्ति दान कर दी थी तो भामाशाह भी इसे कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा बात की जाए तो 1938 में जमनालाल बजाज के प्रयासों से जयपुर जो प्रजामंडल है उसका पुनर्गठन हुआ था। इसकी चर्चा भी हम करेंगे। जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन, जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन हुआ था इनके द्वारा। 1938 में जयपुर प्रजामंडल का क्या हुआ था मित्रों? पुनर्गठन हुआ था जमनालाल बजाज के द्वारा। ठीक है मित्रों, हाँ जब हम प्रजामंडल पढ़ेंगे तो वहां पर इसकी चर्चा करेंगे। ये जो जमनालाल बजाज है मित्रों, ये अपने आप को गुलाम नंबर 4 कहते थे। क्या कहते थे? गुलाम नंबर क्या कहते थे? 4 कहते थे। जमनालाल बजाज अपने आप को क्या कहते थे मित्रों? गुलाम नंबर 4 कहते थे। जमनालाल बजाज है वो अपने आप को गुलाम नंबर क्या कहते थे? 4। अर्थात इससे पहले 3 गुलाम कौन कौन थे? इसके अनुसार पहला गुलाम कौन था? पहला गुलाम इसके अनुसार भारत, इसने पहला गुलाम भारत को कहा। दूसरा गुलाम इसने किसे कहा? देसी राजा को, देसी राजा को। तीसरा गुलाम इसने किसे कहा? तीसरा गुलाम इसने शिक्कर को कहा। और चौथा गुलाम है ये स्वयं को कहा। स्वयं अर्थात जमनालाल ने स्वयं को चौथा है वो गुलाम कहा। तो जमनालाल बजाज है, इसने मित्रों है वो है ध्यान रखना अपने आप को क्या कहता था? ये गुलाम नंबर 4 कहता था। अपने आप को गुलाम नंबर 4 कहता था। पहला गुलाम भारत को, दूसरा देसी राजा को, तीसरा शिक्कर को, फिर चौथा स्वयं को इसने गुलाम नंबर 4 कहा था। ठीक है मित्रों, हाँ इसके बाद में देखिए मित्रों जमनालाल बजाज के बारे में और बात करें। हाँ तो इसी जमनालाल बजाज ने हिंदी को ईमान की भाषा कहता था। ये हिंदी को क्या कहता था? ईमान की भाषा। हिंदी को ईमान की भाषा कहता था। इसके अलावा जमनालाल बजाज है इसने जो गांधी जी का नवजीवन समाचार है उसको आर्थिक सहायता दी थी। इसके अलावा जो विजय सिंह पथिक है उसके राजस्थान केसरी को आर्थिक सहायता दी थी। इसके अलावा हरिभाऊ उपाध्याय का एक कर्मवीर था उसको सहायता दी थी। गणेश शंकर विद्यार्थी का जब प्रताप समाचार था उसको भी आर्थिक सहायता दी। भैया तो भामाशाह, तो भामाशाह कहीं फर्क पड़ो मैं रुपया मतलब समाचार पत्रों की सहायता करी। तो इन्होंने कई समाचार पत्रों की है आर्थिक सहायता की थी। तो वो सहायता वो कौन कौन सी थी? नवजीवन, जो गांधी जी का था नवजीवन,
राजस्थान केसरी, नवजीवन राजस्थान केसरी, प्रताप जो कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी का था, और कर्मवीर, कर्मवीर जो हरिभाऊ उपाध्याय ने अजमेर से प्रकाशित किए थे। इनको क्या दी थी? इन्होंने आर्थिक सहायता दी थी। हाँ, तो ये इनके बारे में कुछ आपको कुछ बातें ध्यान रखना है। 1970 में डाक टिकट भी इन पर जारी हो चुका है। ठीक है, तो जमनालाल बजाज काशी का वासी कैसे थे? गांधी जी का 5वां पुत्र था, और हमने बिजोलिया किसान आंदोलन में भी इनकी चर्चा की थी। और एक इंपॉर्टेंट बात इनके संदर्भ में ये है कि इन्होंने, ध्यान रखना मित्रों, सबसे पहले उत्तरदायी शासन की जो मांग उठाई थी राजस्थान में, वो सबसे पहले जमनालाल बजाज ही थे। राजस्थान में सबसे पहले उत्तरदायी शासन की मांग, सबसे पहले उत्तरदायी शासन की मांग राजस्थान में सबसे पहले उत्तरदायी शासन की मांग किसने की थी? जमनालाल बजाज ने की। इन्हें गांधी जी का 5वां पुत्र कहते हैं। अंग्रेजों ने राय बहादुर की उपाधि दी, लेकिन असहयोग आंदोलन के द्वारा इन्होंने वापस लौटा दी थी। अपनी संपत्ति देश के लिए दान कर दी, इसलिए इन्हें भामाशाह भी कहते हैं। 1938 में जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन हुआ था, इन्हीं के प्रयासों से हुआ था। और इसके बाद बात की जाए तो सबसे पहले उत्तरदायी शासन की मांग है मित्रों, वो इन्होंने उठाई थी। ठीक है, अपने आप को क्या कहते थे? गुलाम नंबर 4 कहते थे। पहला गुलाम भारत को, दूसरा देशी राजा को, तीसरा सीकर को, और चौथा स्वयं को कहते थे। ठीक है, इसके बाद में हिंदी को अपनी ईमान की भाषा बोलते थे ये। इसके बाद में नवजीवन राजस्थान केसरी, प्रताप और कर्मवीर, है ना, इनको आर्थिक सहायता प्रदान की थी। इसके अलावा हमने बात की थी तो जो राजस्थान सेवा संघ है, राजस्थान सेवा संघ के निर्माण में भी इनका सहयोग रहा था। 1919 में जो वर्धा से राजस्थान सेवा संघ है, उसमें इसका निर्माण इनमें इनका भाग था। 1920 में उसका कार्यालय अजमेर रखा गया था। और इसके पश्चात जो वर्धा में सत्याग्रह आश्रम हुआ था, उसकी भी कहते हैं इन्होंने स्थापना की थी वर्धा में। तो कुछ इस प्रकार ये जमनालाल बजाज है मित्रों, इनका आप लीजिए स्क्रीनशॉट आराम से। बिल्कुल, जल्दी जल्दी 2-3 के बारे में और पढ़ते हैं। देखिए, इसके बाद में देखिए मित्रों, जमनालाल बजाज के बारे में 2-3 और पढ़ते हैं। उसके बाद में कुछ 5-4 महिलाओं की भी चर्चा कर लेते हैं। एक आता है जय नारायण व्यास, जोधपुर में जन्म हुआ था 1899 में। जय नारायण व्यास, हाँ, जो कहाँ के थे? जोधपुर के थे। हाँ, इनके उपनाम की बात की जाए, हाँ, तो जय नारायण व्यास को क्या कहते हैं मित्रों? जय नारायण व्यास को कहते हैं तो शेर ए राजस्थान। हाँ, इन्हें कहते हैं लक्कड़ फक्कड़, वह धुन का धनी। हाँ, लक्कड़ फक्कड़ भी नहीं कहते हैं, धुन का धनी भी नहीं कहते हैं, और शेर ए राजस्थान, शेर ए राजस्थान भी इन्हें कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। वो किसे कहते हैं? जय नारायण व्यास को कहते हैं। ठीक है, हाँ, और इसके अलावा सभी में ये प्रिय थे, सभी में प्रिय थे, इसलिए इन्हें एक और उपनाम मिलता है इसका, लोकनायक भी इन्हें कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? लोकनायक। सभी के ये प्रिय थे, इसलिए इनका एक उपनाम और मिलता है लोकनायक। लोकनायक भी इनको कहा गया है, शेर ए राजस्थान कहा गया है। इसके अलावा देखिए मित्रों, हमने चर्चा की थी जब मैंने आपको दुर्ग पढ़ाए थे, और दुर्ग पढ़ाए थे उस समय अंग्रेजों ने, जब इन्होंने आंदोलन किए थे जोधपुर में, तो अंग्रेजों ने इन्हें दुर्ग में कैद किया था। वो दुर्ग कौन सा था? जल्दी से बताइए मुझे,
शेर राजस्थान जयनारायण व्यास को अंग्रेजों ने किस दुर्ग में कैद किया था? जल्दी से बताइए कमेंट करके, 1 मिनट में, 20 सेकंड आपके पास है। बूंदी दुर्ग बताया नहीं, मैंने बताया था आपको। टोडगढ़ में गोपाल सिंह खरवा को किया गया था। बिल्कुल अंशिका जी मीणा, सिवाना दुर्ग, बिल्कुल अंशिका जी, सिवाना दुर्ग। अंग्रेजों ने इन्हें किस दुर्ग में कैद रखा था? सिवाना दुर्ग में कैद रखा था। हाँ, सिवाना के दुर्ग में अंग्रेजों ने इन्हें कैद रखा था। मैंने पढ़ाया था आपको, दुर्गों में पढ़ाया था, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है मित्रों। इसके अलावा देखिए राजस्थान में राजस्थानी भाषा का प्रथम जो समाचार पत्र था, राजस्थानी भाषा का समाचार पत्र आगी बाण, राजस्थानी भाषा का समाचार पत्र, राजस्थानी भाषा का प्रथम समाचार पत्र था आगी बाण। कौन सा था? आगी बाण। राजस्थानी भाषा का प्रथम समाचार पत्र था आगी बाण, जिसे ब्यावर से है 1932 में प्रकाशित किया। तो राजस्थानी भाषा का जो प्रथम समाचार पत्र था वह आगी बाण था, और आगी बाण है मित्रों ब्यावर से इन्होंने प्रकाशित किया था। कब किया था? 1932 में। 1932 में ब्यावर से इन्होंने प्रकाशित किया था। 1924 में इन्होंने मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना। अब ये सभाओं की स्थापना हम चर्चा करेंगे मित्रों। अगला टॉपिक कल से प्रजामंडल लेंगे हम, और प्रजामंडल में हम बिल्कुल इनकी चर्चा करेंगे। मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना कब, कैसे, किस प्रकार हुई थी, डिटेल में पढ़ेंगे वहां। और एक चीज सबसे है आपको इंपॉर्टेंट कि राजस्थान में सबसे पहले सामंतशाही का विरोध किसी व्यक्ति ने किया था, तो वह व्यक्ति था जयनारायण व्यास। राजस्थान में सबसे पहले सामंतशाही का विरोध, सबसे पहले सामंतशाही का विरोध, और सबसे पहले सामंतशाही का विरोध किसने किया था? वो जयनारायण व्यास ने किया था, ठीक है। जयनारायण व्यास ने सबसे पहले सामंतशाही का विरोध किया था, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इनके संदर्भ में एक राजस्थान के प्रथम मनोनीत प्लस निर्वाचित मुख्यमंत्री, ये भी ध्यान में रखना है। राजस्थान के प्रथम मनोनीत व निर्वाचित मुख्यमंत्री, जो मनोनीत भी था और निर्वाचित भी था, वो कौन था मित्रों? वो आपका था जयनारायण व्यास। तो जयनारायण व्यास है मित्रों, ये है राजस्थान के प्रथम मनोनीत और निर्वाचित मुख्यमंत्री माने गए हैं। तो इन्हें शेर राजस्थान कहते हैं, लक्कड़ फकड़ का धनी कहते हैं, धुन का धनी कहते हैं, लोक नायक इन्हें कहते हैं। और सिवाना के दुर्ग में इन्हें क्या है, कैद किया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। राजस्थानी भाषा का समाचार पत्र था आगी बाण, ब्यावर से प्रकाशित किया था 1932 में। 1924 में मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की थी इन्होंने। सबसे पहले सामंतशाही का विरोध किया था। और 1938 में एक पत्र निकला था बंबई से, अखंड भारत। बंबई से कौन सा पत्र निकला था? अखंड भारत। और इस अखंड भारत की जो स्थापना है 1938 में इन्होंने की थी। 1932 में अखंड भारत की स्थापना भी इन्होंने की थी, ये आपको ध्यान में रखना है। हाँ बिल्कुल। तो ये है जयनारायण व्यास, तरुण राजस्थान के संपादक भी रहे थे, तरुण राजस्थान के संपादक भी रहे हैं। तो 1938 में अखंड भारत एक पत्र निकाला था, वो बंबई से निकाला था, ये आपको ध्यान में रखना है। हाँ, तो ये आपको इनके बारे में कुछ बातें ध्यान में रखनी है। मनोनीत और निर्वाचित मुख्यमंत्री थे ये। राजस्थान का प्रथम जो राजस्थानी भाषा का समाचार पत्र है ये इन्होंने निकाला था। मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। सबसे पहले सामंतशाही का विरोध किया था। अखंड भारत जो पत्रिका निकली थी, उस अखंड भारत पत्रिका वो बंबई से इन्होंने निकाला था। ये इनके कुछ उपनाम है, ये भी ध्यान में रखना है। इन्हें सिवाना के दुर्ग में कैद किया गया था, ये भी इनको ध्यान में रखना है। एक यहाँ पर आते हैं हीरालाल शास्त्री। जोबनेर जयपुर में जन्म हुआ था हीरालाल शास्त्री। कहां पर जन्म हुआ था? जोबनेर जयपुर में। किसका जन्म हुआ था? हीरालाल जी शास्त्री का जन्म हुआ था जोबनेर जयपुर में, ठीक है। हीरालाल जी के बारे में बात करें मित्रों, तो हीरालाल जी शास्त्री हैं, इन्होंने महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया था। महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जीवन शिक्षा कुटीर, जीवन शिक्षा कुटीर आश्रम की स्थापना की थी 1935 में वनस्थली। और वनस्थली कहाँ है? टोंक में। और वर्तमान में इसी जीवन शिक्षा कुटीर को कहते हैं वनस्थली विद्यापीठ। क्या कहते हैं? वनस्थली विद्यापीठ, जो टोंक में है। तो इन्होंने महिला शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया था।
महिला शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किसने किया था? हीरालाल शास्त्री ने, जो जयपुर के थे। इन्होंने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जीवन शिक्षा कुटीर की स्थापना कहां पर की थी? वनस्थली में की थी। कहां पर की थी? वनस्थली में की थी 1935 में, जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं? वर्तमान में से वनस्थली विद्यापीठ कहते हैं। वनस्थली विद्यापीठ कहते हैं, जो कहां पर है? टोंक में है। हाँ, ठीक है। इसके पश्चात देखिए मित्रों, हीरालाल शास्त्री है, ये राजस्थान के जो वृहत राजस्थान था, मैंने पढ़ाया था आपको, वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री भी बने थे। 30 मार्च 1949 को एकीकरण में क्या बने थे? प्रधानमंत्री बने थे राजस्थान के। उसके बाद में क्या बने थे? हीरालाल शास्त्री मुख्यमंत्री भी बने थे, राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे। और वृहत राजस्थान के क्या बने थे? प्रधानमंत्री भी बने थे। और इनकी एक आत्मकथा है, परले प्रतीक्षा नमो नमः। परले प्रतीक्षा नमो नमः। एक है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के लिए, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के लिए। ये दो इनकी रचनाएं हैं, दो रचनाएं इनकी। हाँ, दो रचनाएं किनकी है? हीरालाल शास्त्री की, परले प्रतीक्षा नमो नमः और प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के लिए। ये दोनों रचनाएं किसकी है? हीरालाल शास्त्री की है। जब मैं आपको प्रजामंडल पढ़ाऊंगा तो वहां पर एक जेंटलमैन समझौता पढ़ाऊंगा, जेंटलमैन समझौता प्रजामंडल में पढ़ाऊंगा। यहां पर भी बता देता हूं एक बार, जेंटलमैन समझौता। इसी हीरालाल शास्त्री और जयपुर का प्रधानमंत्री था मिर्जा इस्माइल। कौन था? मिर्जा इस्माइल, जो जयपुर का प्रधानमंत्री था। 1942 में हुआ था ये, 1942 में हुआ था जेंटलमैन समझौता। किस किस के मध्य? हीरालाल शास्त्री और जयपुर के जो प्रधानमंत्री थे मिर्जा इस्माइल। कौन थे? मिर्जा इस्माइल के मध्य जेंटलमैन समझौता हुआ था। क्या था जेंटलमैन समझौता? इस समझौते के तहत यह शर्त रखी गई थी कि अब जयपुर रियासत है वो अंग्रेजों को कोई भी सहायता नहीं देगी। जयपुर रियासत है, कोई भी अंग्रेजों को सहायता नहीं देंगी। और रियासत में जो यहाँ के जो आम नागरिक है, उन आम नागरिकों को महत्व दिया जाएगा, उनको भी है सरकारी क्षेत्र में है बढ़ावा दिया जाएगा। अर्थात युद्ध में है अंग्रेजों की कोई सहायता नहीं की जाएगी। तो ये हीरालाल शास्त्री और जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल, जो सुलेमान सिंह द्वितीय के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनके मध्य हुआ था 1942 में। प्रजामंडल में हम और इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है मित्रों? हाँ बिल्कुल है, प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगी। उसके बाद में जो आजाद मोर्चा बनेगा उसकी चर्चा करेंगे सैनी जी, हम जब हम प्रजामंडल पढ़ेंगे वहां पर जयपुर प्रजामंडल में हम डिटेल में चर्चा कर लेंगे इसकी। ठीक है, तो ये हीरालाल शास्त्री जोबनेर जयपुर में इनका जन्म हुआ था। महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने जीवन शिक्षा कुटीर की स्थापना की थी 1935 में वनस्थली में, और जिसे वर्तमान में वनस्थली विद्यापीठ कहते हैं, जो टोंक में पड़ता है। ठीक है, इन्होंने दो रचनाएं इनकी प्रमुख आती है, परले प्रतीक्षा नमो नमः, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के लिए ये इनकी दो रचनाएं आती है। जेंटलमैन समझौता हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के मध्य 1942 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ये वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री बने थे 30 मार्च 1949 को। उसके पश्चात राजस्थान के मुख्यमंत्री भी बने थे, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और जयपुर प्रजामंडल का जो पुनर्गठन हुआ था जमनालाल बजाज के साथ, ये भी थे, इन्हें मंत्री भी बनाया गया था। ठीक है मित्रों, तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक छोटा सा और लेंगे, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। एक आते हैं रामनारायण जी चौधरी। हाँ, नेक्स्ट, हाँ कौन से आपके? रामनारायण जी चौधरी कहां के थे मित्रों? नीम का थाना। और नीम का थाना कहां आता है? आपके सीकर में आता है। रामनारायण जी चौधरी कहां के थे मित्रों? नीम का थाना सीकर के थे। कहां के थे? नीम का थाना सीकर के थे। इनका जो विवाह हुआ था वो अंजना देवी चौधरी के साथ हुआ था। विवाह अंजना देवी चौधरी के साथ, अंजना देवी चौधरी के साथ है, और रामनारायण जी का क्या हुआ था? विवाह हुआ था। ठीक है मित्रों, तो ये है नीम का थाना सीकर के थे मित्रों। इन्होंने देखो हमने पढ़ा था बिजोलिया किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन, इनमें मुख्य भूमिका निभाई थी। बिजोलिया और बेंगू जो किसान आंदोलन हुए थे, बिजोलिया,
हाँ, और बेंगू के जो किसान आंदोलन हुए थे उनमें मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? रामनारायण जी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। इसके अलावा राष्ट्रीय विद्रोह में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 वाला, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, तो 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी इन्होंने क्या लिया था मित्रों? भाग लिया था। रामनारायण जी चौधरी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था। इसके बाद जब ये 1942 में जब जा रहे थे भारत छोड़ो आंदोलन में, जब ये भाग लेने में, उस समय अजमेर के पास है इन्हें गिरफ्तार कर लिया था उस, और जो महात्मा गांधी है वो महात्मा गांधी इनसे काफी प्रभावित थे। इन्होंने एक नवज्योति का प्रकाशन था, साप्ताहिक नवज्योति का प्रकाशन किया। इसके अलावा जो साप्ताहिक पत्रिका थी ये। इसके अलावा 20वीं सदी का राजस्थान, ये इन्होंने लिखी थी, एक इनकी पुस्तक थी 20वीं सदी का राजस्थान। हाँ, बिल्कुल सीकर के थे लेकिन आंदोलन वहां पर किए थे इन्होंने। एक इनकी पुस्तक थी बापू, कौन सी थी? बापू पुस्तक है, वो बापू पुस्तक भी इन्होंने लिखी थी। ठीक है, हाँ, अंजना देवी के बारे में बात करेंगे, जेल जाने वाली प्रथम महिला ये थी अलका जी। तो रामनारायण जी जो नेम का था सीकर के थे, बिजोलिया बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था, नवज्योति का प्रकाशन किया। 20वीं सदी में जो राजस्थान है इसकी इन्होंने, तो 20वीं सदी का जो राजस्थान है, 20वीं सदी का राजस्थान है, ये पुस्तक इन्होंने लिखी थी। बापू जो पुस्तक है ये बापू भी इन्होंने ही लिखी थी, आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो विजय सिंह प्रतीक है, विजय सिंह प्रतीक ने जो राजस्थान सेवा संघ बनाया था वर्धा में, उस राजस्थान सेवा संघ वर्धा में बनाया था मित्रों 1919 में। इस राजस्थान सेवा संघ के भी ये क्या थे? सदस्य थे। राजस्थान सेवा संघ के क्या थे मित्रों? ये सदस्य रहे थे। रामनारायण जी चौधरी है, ये राजस्थान सेवा संघ के भी क्या रहे थे? सदस्य रहे थे। यह भी आपको ध्यान में रखना है। और विजय सिंह के जो समाचार पत्र थे जैसे राजस्थान उनका भी इन्होंने संपादन किया था, तरुण राजस्थान का संपादन किया था। तो कुछ न्यूज़पेपरों का संपादन भी इन्होंने क्या किया था? रामनारायण जी चौधरी ने संपादन किया था। तो ये नेम का तला सीकर के थे। अंजना देवी चौधरी है के साथ विवाह किया, बिजोलिया बेंगू किसान आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई, सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया, नवज्योति का प्रकाशन किया। 20वीं सदी का राजस्थान है, इसका ये पुस्तक थी इनकी, एक बापू पुस्तक है, ये भी इन्होंने लिखी थी। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसके अलावा राजस्थान सेवा संघ है, इसका गठन किया था 1919 में वर्धा में, और इसके सदस्य रहे थे, ठीक है। तरुण राजस्थान का संपादक रहे, तरुण राजस्थान जिसे नवीन राजस्थान भी कहते थे, उस तरुण राजस्थान के है मित्रों ये क्या रहे थे? संपादक भी रहे थे। और वो कौन थे? आपके रामनारायण जी चौधरी थे, ठीक है। तो लीजिए स्क्रीनशॉट। अब कुछ महिलाओं की चर्चा कर लेते हैं 10-15 मिनट। बिल्कुल, हरिजन सेवा संघ की स्थापना 1932 में की थी इन्होंने। हरिजन सेवा संघ, अब देखिए कुछ 5-4 महिलाओं की चर्चा करते हैं, महिलाओं की भूमिका। तो कुछ महिलाओं की चर्चा कर लेते हैं मित्रों। सबसे पहले जानकी देवी बजाज एक महिला आती है। जानकी देवी बजाज, जानकी देवी बजाज किसकी पुत्र, किसकी बहू थी मित्रों? ये जानकी देवी बजाज है वो जमनालाल बजाज की बहू थी। किसकी बहू थी? जमनालाल बजाज। वैसे कहां की थी? लक्ष्मणगढ़ की थी। कहां की थी? लक्ष्मणगढ़ की थी। लक्ष्मणगढ़ के थे गिरधारी लाल जी जाजोदिया। गिरधारी लाल जी जाजोदिया की पुत्र थी। गिरधारी लाल जी जाजोदिया थे।
उनकी पुत्री थी जानकी देवी बजाज, जिसका जन्म है वो मध्य प्रदेश में हुआ था, जावरा में हुआ था। ठीक है, मध्य प्रदेश के जावरा में हुआ था। और जमनालाल बजाज के साथ क्या है मित्रों, इनकी क्या हुई थी, शादी हुई थी, बाल विवाह हुआ था जमनालाल बजाज के साथ इनका। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और अपने पति के साथ ही मित्रों जो जानकी देवी बजाज है, इस जानकी देवी बजाज ने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया था। प्रजामंडल आंदोलन है, प्रजामंडल आंदोलन में भाग लिया था 1944 में। प्रजामंडल जो जयपुर प्रजामंडल है उसकी अध्यक्षा के रूप में भी इसने क्या किया था, काम किया था। और 1956 में इसे क्या मिला, पद्म विभूषण। राजस्थान में सबसे पहले जो पद्म विभूषण मिला था वो इसी को मिला था। तो जानकी देवी बजाज है वो जमनालाल बजाज की बहुत ही लक्ष्मणगढ़ की थी। ठीक है मित्रों, लक्ष्मणगढ़ की थी। और वैसे इसका जन्म है मध्य प्रदेश के जावरा में हुआ था। 1956 में इसे पद्म विभूषण मिला। राजस्थान में सबसे पहले पद्म विभूषण इसी महिला को मिला था। ठीक है, नारायणी देवी वर्मा। नारायण देवी वर्मा, इसका जन्म भी मित्रों सिंगोली मध्य प्रदेश में हुआ था। लेकिन इसका जो विवाह हुआ था, नारायण देवी वर्मा का विवाह किसके साथ हुआ था, माणिक्यलाल वर्मा के साथ। किसके साथ हुआ, नारायण देवी वर्मा का विवाह किसके साथ हुआ था, हाँ बिल्कुल लक्ष्मणगढ़ यही है सैनी जी। नारायण देवी का विवाह हुआ था माणिक्यलाल वर्मा के साथ, इनका विवाह हुआ था। तो माणिक्यलाल वर्मा के साथ है, इन्होंने किसान आंदोलन में भूमिका निभाई थी। नारायण देवी वर्मा ने माणिक्यलाल वर्मा के साथ किसान आंदोलन में भूमिका निभाई थी। इसके अलावा जब इसके समय देश में एक प्लेग महामारी फैली थी, प्लेग महामारी, और जब प्लेग महामारी फैली थी मित्रों, तो प्लेग महामारी में इस नारायण देवी ने अपने पति के साथ घर घर जाकर लोगों की काफी सहायता की थी। गर्म पानी से उनके बर्तनों को धोना, खाना वाना खिलाना, इस प्रकार की काफी सारी सहायताएं की थी। तो नारायण देवी वर्मा है, इसने जब देश में प्लेग महामारी फैली थी उसने अपने पति के साथ जाकर घर घर जाकर लोगों की सहायता की थी। और इसके अलावा इसने भीलवाड़ा में किसकी स्थापना की थी, इसने महिला आश्रम की स्थापना की थी। भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना इसी ने की थी। अभी अभी हमने बात की थी अंजना देवी की। अंजना देवी चौधरी, अंजना देवी चौधरी जो कहां की थी, श्रीमाधोपुर की थी। अंजना देवी चौधरी कहां की थी, श्रीमाधोपुर की। किसके साथ विवाह हुआ था, राम नारायण चौधरी के साथ। किसके साथ विवाह हुआ था, राम नारायण चौधरी के साथ विवाह हुआ था। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था बूंदी आंदोलन में, यानी बूंदी जो किसान आंदोलन था, उस बूंदी किसान आंदोलन में भाग लिया था। बूंदी किसान आंदोलन में किसने भाग लिया था, अंजना देवी चौधरी ने। और राजस्थान में सबसे पहले रियासती काल में गिरफ्तार होने वाली, सबसे पहले गिरफ्तार होने वाली कोई महिला थी तो वो थी आपकी अंजना देवी चौधरी। तो जो सबसे पहले गिरफ्तार हुई, सबसे पहले गिरफ्तार होने वाली महिला, हाँ सबसे पहले गिरफ्तार होने वाली महिला पूछ ले आपको, किसान आंदोलनों में सबसे पहले कोई गिरफ्तार हुई थी तो वह कौन थी, अंजना देवी चौधरी। तो इसने अपने पति के साथ है काफी नेतृत्व किया था, चाहे किसान आंदोलन हो चाहे प्रजामंडल आंदोलन हो, उनका नेतृत्व किया था। और बूंदी किसान आंदोलन में इसने भाग लिया था, महिलाओं का नेतृत्व भी किया था। सबसे पहले जो गिरफ्तार होने वाली महिला पूछी जाए एग्जाम में तो वो आपको देना है अंजना देवी चौधरी, जो श्रीमाधोपुर की थी, लेकिन रामनारायण चौधरी जो नीमका थाना के थे उनके साथ इसकी शादी हुई थी। ठीक है, कालीबाई के बारे में तो सब जानते होंगे मित्रों, इसके बारे में तो आप 6ठी क्लास से पढ़ते आ रहे हो। कालीबाई, रास्तापाल कांड सुना होगा, डूंगरपुर वाला। हाँ, कालीबाई के बारे में तो लगभग जानते हैं। रास्तापाल, यहां पर एक पाठशाला थी डूंगरपुर में, और ये पाठशाला कौन चला रहे थे, कालीबाई के दो गुरु थे, एक तो नानाबाई खाट, नानाबाई खाट, और एक थे सेंगाबाई खाट, सेंगाबाई। नानाबाई जिन्होंने इस रास्तापाल पाठशाला के लिए अपना भवन भी दिया था, भवन दान किया था, और नानाबाई खाट और एक सेंगाबाई खाट, यहाँ पर ये दोनों है रास्तापाल में पाठशाला चला रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है मित्रों कि जब है यहाँ पर डूंगरपुर के मारावल थे लक्ष्मण सिंह उस समय, और इस समय डूंगरपुर मारावल ने है वो आदेश दिया कि पुलिस जो कमिश्नर थे, पुलिस सुप्रीडेंट और यहाँ पर जो जिला मजिस्ट्रेट थे उनको आदेश दिया कि इस पाठशाला को बंद करवाई जाए।
तो पुलिस सुप्रिटेंडेंट और जो जिला मजिस्ट्रेट है वो दोनों आते हैं यहाँ पर इस रास्तापाल की पाठशाला को बंद कराने के लिए आते हैं। लेकिन जो नानाभाई और सेंगाबाई काट कहते हैं कि जब तक प्रजामंडल का कोई आदेश नहीं आता, प्रजामंडल का कोई आदेश नहीं आता, तब तक है हम है इसको क्या है रास्तापाल की जो पाठशाला उसको बंद नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो पुलिस सुप्रिटेंडेंट आया था, पुलिस सुप्रिटेंडेंट आया था और मजिस्ट्रेट आया था, उन्होंने वो दल बदल के साथ आए थे। लोग पिटाई करते हैं सरिये से, डंडियों से, इसकी पिटाई करते हैं। उसके पश्चात इसकी कुछ समय पश्चात मृत्यु होती है। और जो सेंगाबाई खाट था, इस सेंगाबाई को है मित्रों एक ट्रक के पीछे लटकाते हैं। ट्रक के पीछे एक रस्सी से, ट्रक के पीछे एक रस्सी से बांधकर, हाँ रस्सी से बांधकर है वो घसीटते हुए ले जाते हैं। और सभी है वो इस समय रास्तापाल गांव के सभी लोग हैं वो गलियों में देख रहे थे, सभी देख रहे थे गलियों में। लेकिन है यहाँ पर कोई भी इनको किसी की हिम्मत नहीं होती है कि इनका विरोध करे। तो उसी समय एक 13 वर्ष की बालिका थी, और 13 वर्ष की बालिका कौन थी? कालीबाई। कौन थी? ये भील बालिका थी, भील बालिका थी कालीबाई। और ये कालीबाई को जब पता चलता है कि मेरे गुरु को है ये लोग घसीट कर ले जा रहे हैं, तो ये खेत से आ रही थी और खेत से आते समय इसने देखा कि मेरे गुरु को है कुछ लोग हैं यहाँ पर घसीटते हुए ले जा रहे हैं। तो इसने इनको रोकने का प्रयास किया और कहा कि मेरे गुरु को कहाँ ले जा रहे हो। और तब जब इन्होंने गाड़ी रोकी तो गाड़ी रोकते ही इसके पास क्या थी? वो दांतरी थी। और दांतरी से क्या किया इसने? वो रस्सी काट दी, जिससे सेंगाबाई है वो वहीं से है वहीं गिर गई रस्सी के कटते ही। फिर है यहाँ पर उन्होंने पुलिस सुप्रिटेंडेंट ने क्या किया कि जो कालीबाई थी उसको गोलियों से भून दिया 18 जून को। यह घटना थी 18 जून 1947 की। 18 जून 1947 की घटना थी और कालीबाई को गोलियों से भून दिया। उसके कारण 20 जून को क्या हो गई इसकी मृत्यु। 20 जून 1947 को कालीबाई की मृत्यु हो गई थी। और डूंगरपुर की एक झील है गेब सागर। कौन सी झील है? गेब सागर झील। इस गेब सागर झील के किनारे कालीबाई का एक स्मारक भी बना है। डूंगरपुर के गेब सागर झील के किनारे इसका क्या बना है? स्मारक बना है। तो ये आपकी है कालीबाई जो रास्तापाल कांड से संबंधित है। रास्तापाल डूंगरपुर में बताता जहां पर पाठशाला थी, नानाबाई और सेंगाबाई चला रहे थे। और उसी समय डूंगरपुर महारावल के आदेश पर पुलिस सुप्रिटेंडेंट आता है और जिला मजिस्ट्रेट आकर इस पाठशाला को बंद करने का आदेश देते हैं। लेकिन ये जब पाठशाला बंद नहीं करते हैं तो इनके साथ मारपीट की जाती है। नानाबाई के साथ मारपीट करके सेंगाबाई को है पीछे लटकाकर ट्रक के रस्सी से बांधकर घसीटते हुए ले जाते हैं। और उसी समय कालीबाई आती है और अपने गुरु को है दांतरी से उस रस्सी को काटकर बचाती है और खुद है उन गोलियों का शिकार हो जाती है। 18 जून को ये गोलियां चलाई गई थी 1947 में और 20 जून 1947 को कालीबाई की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो इतना आप एक बार लीजिए स्क्रीनशॉट। टाइम तो हो गया, 2-4 और देख लेते हैं। हाँ, इसके बाद में देखिए मित्रों एक आती है किशोरी देवी। इसके बाद देखिए वैसे तो इन महिलाओं की चर्चा हम जब आंदोलन पढ़ेंगे आगे पढ़ेंगे, किस्सा सिक्कर का किसान आंदोलन पढ़ेंगे, वहां पर भी इनके बारे में डिटेल में चर्चा को करनी पड़ेगी। किशोरी देवी दो है सिक्कर की थी हरलाल सिंह की पत्नी। सौदरी हरलाल सिंह थे, हरलाल सिंह की क्या थी? पत्नी। और किशोरी देवी ने मित्रों कटराथल में है मित्रों सम्मेलन किया था। एक कटराथल में है 10,000 महिलाओं का सम्मेलन किया था। उस समय 10,000 महिलाओं का सम्मेलन करना बहुत बड़ी बात थी। यानी यहाँ का एक सियोट का जागीरदार था मान सिंह और उसने वहां पर महिलाओं के साथ है सियोटिया गांव की महिलाओं के साथ है वो दुर्व्यवहार किया था। और उन्हीं महिलाओं के साथ जब दुर्व्यवहार किया तो उसी के विरोध में यहाँ पर है इस किशोरी देवी ने कटराथल में 10,000 महिलाओं का क्या बुलाया था? सम्मेलन बुलाया। 10,000 महिलाओं का क्या बुलाया था इसने? सम्मेलन बुलाया था। और 10,000 महिलाओं को यहाँ पर इसने क्या किया था? संबोधित किया था। और ये थी किशोरी देवी। और इस समय जो प्रमुख वक्ता थी वो वक्ता थी उत्तमा देवी। यहाँ पर इस सम्मेलन की
प्रमुख उत्तमा देवी है, ये है इसकी वक्ता थी। वक्ता कौन थी? उत्तमा देवी है, वो इस समय क्या थी? वक्ता थी प्रमुख, जो भरतपुर के देशराज ठाकुर की पत्नी थी उत्तमा देवी। ठीक है, तो किशोरी देवी के संदर्भ में हम पढ़ेंगे, किसान आंदोलन में चर्चा करेंगे वहां पर भी। ठीक है मित्रों, तो हरलाल सिंह की पत्नी थी। कटरा थल जो सीकर का था, वहां पर है महिलाओं का जब दुर्व्यवहार किया गया था, तो दुर्व्यवहार के विरोध में 10,000 महिलाओं का एक सम्मेलन बुलाया था, और उस सम्मेलन की जो वक्ता थी वो उत्तमा देवी थी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है किशोरी देवी के संदर्भ। इंदुमती गोयनका कौन है? इंदुमती गोयनका जोधपुर की थी। कौन, कहां की थी? जोधपुर की। और सविनय अवज्ञा आंदोलन में बंगाल से गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में बंगाल से गिरफ्तार होने वाली, सविनय अवज्ञा आंदोलन में बंगाल से गिरफ्तार होने वाली, बंगाल से गिरफ्तार होने वाली प्रथम राजस्थानी। इतना ध्यान रखना आपको। इंदुमती गोयनका जो कहां की थी? जोधपुर की थी। और सविनय अवज्ञा आंदोलन में बंगाल से गिरफ्तार होने वाली जो प्रथम राजस्थानी महिला का नाम आता है, तो वो कौन थी आपकी? इंदुमती गोयनका थी। कौन थी मित्रों? इंदुमती गोयनका। इसके अलावा एक सत्यभामा का नाम याद रखना, जो बूंदी के नित्यानंद सागर की पुत्र वधु थी, बूंदी की थी। इतना ध्यान रखना, इसे गांधी जी की मानस पुत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? गांधी जी की मानस पुत्री किसे कहते हैं? वो सत्यभामा को कहते हैं। गांधी जी की मानस पुत्री किसे कहते हैं? सत्यभामा को। दुर्गावती शर्मा, दुर्गावती शर्मा। और ये दुर्गावती शर्मा कहां की थी? दुर्गावती शर्मा झुंझुनू की थी। कहां की थी? झुंझुनू की थी। तारकेश्वर शर्मा की पत्नी, झुंझुनू के तारकेश्वर शर्मा की पत्नी थी दुर्गावती शर्मा। और इसने जयपुर में 1939 में जो प्रजामंडल आंदोलन हुआ था, वहां पर सत्याग्रह में भाग लिया था। सत्याग्रह में यहाँ पर महिलाओं का नेतृत्व किया था। तो जयपुर में 1939 में, जयपुर में 1939 में सत्याग्रह का सत्याग्रह में महिलाओं का नेतृत्व किया। तो जयपुर में, हाँ जयपुर में 1939 में जब प्रजामंडल आंदोलन में सत्याग्रह हुआ था, तो उस सत्याग्रह में महिलाओं का जो भाग लिया, तो महिलाओं का जो नेतृत्व किया था, महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था? दुर्गावती शर्मा थी। तारकेश्वर शर्मा की पत्नी थी, झुंझुनू वाले की। ठीक है मित्रों। हाँ, नगेंद्र बाला, नगेंद्र बाला, इतने ध्यान रखना है, कोटा की थी और राजस्थान की प्रथम जिला प्रमुख बनी थी। प्रथम जिला प्रमुख बनी थी 1960 में। केसरी सिंह बारट की पोती थी। केसरी सिंह बारट की पोती थी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। केसरी सिंह बारट की ये पोती थी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था और प्रथम जिला प्रमुख बनी थी, ये ध्यान रखना, 1960 में। वो थी आपकी नगेंद्र बाला, जो प्रथम जिला प्रमुख बनी थी। ठीक है। मणिबहन पांड्या, मणिबहन पांड्या, तो ये डूंगरपुर का था, जो भोगीलाल पांड्या था ना, उस भोगीलाल पांड्या की पत्नी थी, जिसे बागड़बा भी कहते हैं। कहां की थी ये? डूंगरपुर के भोगीलाल पांड्या की पत्नी थी। डूंगरपुर की थी, भोगीलाल पांड्या की पत्नी, इसे बागड़बा कहते हैं। क्या कहते हैं? बागड़बा के नाम से भी जाना जाता है। तो लगभग आपकी देखो मुख्य मुख्य हमने क्रांतिकारी पढ़े हैं। यहाँ पर किशोरी देवी है, इंदुमती गोयनका है, सत्यभामा है जो मानस पुत्री थी, बूंदी की थी, और नगेंद्र बाला जो कोटा से थी, मणिबहन पांड्या है वो डूंगरपुर की थी, बागड़बा भी कहते हैं। ठीक है मित्रों। हाँ, ये आपको ध्यान रखने। इसके अलावा एक फुल्ला देवी थी। फुल्ला देवी भी झुंझुनू की थी। 1932 में जाट महाधिवेशन हुआ था झुंझुनू में। उस महाधिवेशन में फुल्ला देवी ने क्या किया था? चंदे के रूप में है, फुल्ला देवी ने चंदे के रूप में है अपने जो पैरों के जो कड़े थे, वो कड़े है चंदे के रूप में भेंट कर दिए थे। तो जाट महाधिवेशन 1932 में हुआ था। उस महाधिवेशन में फुल्ला देवी ने चंदे के रूप में क्या दिए थे? अपने जो चांदी के कड़े थे, वो चांदी के कड़े हैं, वो चंदे के रूप में वहां पर दे दिए थे किसानों के लिए। वो थी आपकी फुल्ला देवी थी। हाँ,
इसी प्रकार एक सुशीला त्रिपाठी आती है। सुशीला त्रिपाठी भी आपकी जो अलवर की थी, लक्ष्मण स्वरूप पाठक की पत्नी थी और चांदनी चौक में है, उसने 1933 में सत्याग्रह किया था सुशीला त्रिपाठी ने। और चांदनी चौक में जब उसने सत्याग्रह किया था सुशीला त्रिपाठी ने, तो 6 महीने की जेल भी हुई थी सुशीला त्रिपाठी को। और जो आपकी जो अलवर का जो लक्ष्मण स्वरूप पाठक था, उसकी ये पत्नी थी, वो आपकी सुशीला त्रिपाठी आती है। ठीक है, तो इस प्रकार मित्रों मुख्य जो हमने यहाँ पर है प्रजामंडल आंदोलनों का अध्ययन करेंगे। 3 या 4 क्लास आपकी प्रजामंडलों की होगी। उधर हमारी जो वो क्लास चल रही है वो थोड़ी लंबी रहेगी, क्योंकि उस क्लास में अभी तक आपके वो किसान आंदोलन चल रहे हैं, उसके पश्चात आपके जो जनजातीय आंदोलन है वो भी चलने 1-2 दिन, तो वो भी 3-4 दिन तक चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इधर हम कल प्रजामंडल ले लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।